देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है। ओके, और यह जो है लेक्चर नंबर 11 है। अगर आप लोग 1 से लेके 10 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं और काफ़ी चुन चुन के टॉपिक करवाए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम जानेंगे पहले अर्थशास्त्र के बारे में, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है, पूंजीवादी है? तो आप क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का अर्थ क्या हो गया? मतलब कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं और सरकारी सेक्टर भी काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी चलता है और सरकारी स्कूल भी चलते हैं, दोनों चल रहा है। तो ये दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये कहाँ है? कि भारत में ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपसे पूछेगा कि क्या अभिप्राय है, तो जो हम आपको बताएं ना कि यहाँ सरकारी बसें भी चलती है और प्राइवेट बसें भी चलती है, तो वही यहाँ बोला गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। समझिएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब सरकारी चीज़ें भी चल रही है और निजी व्यक्ति का भी चल रहा है। ओके, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करे तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यही क्वेश्चन तो बोल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, मतलब दोनों मिलकर काम कर रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक योगदान देता है? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक योगदान देता है? अधिक योगदान कौन से क्षेत्र देते हैं? वो देते हैं तृतीय क्षेत्र। ओके, तृतीय क्षेत्र देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? जहां निर्यात और आयात दोनों ना हो। ओके, निर्यात और आयात दोनों ना हो, वो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो वो सब आते हैं बंद अर्थव्यवस्था के श्रेणी में। जैसे कि उत्तरी कोरिया में जो है बंद अर्थव्यवस्था है, उसको ना भारत से मतलब है, ना अमेरिका से मतलब है, ना कोई देश से मतलब है। उसको सिर्फ और सिर्फ आयात निर्यात जो भी करेंगे वो अपने देश में ही करेंगे, ठीक है, दूसरा देश से उसको कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ आयात और निर्यात दूसरा देश से कोई मतलब नहीं है, कहीं से नहीं हो, वहाँ बंद अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? मतलब श्रम शक्ति का कितना भाग जो है ये कृषि में लगा हुआ है। ओके, तो क्या बोलेंगे? 54, मतलब कि 54% भाग जो है भारत में श्रम शक्ति का 54% भाग जो है ये कृषि में लगा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, भारत में अधिकतर बेरोजगारी, भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है ये कैसी बेरोजगारी है? तो भारत में जो बेरोजगारी है ना, अधिकतर आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगा संरचनात्मक बेरोजगारी। ओके, भारत में कैसी बेरोजगारी है अधिकतर? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। ओके, ज़्यादातर बेरोजगारी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी ही है भारत में। ओके, आगे, भारत में बेरोजगारी और आंकड़े प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी और आंकड़े, मतलब बेरोजगार कितना है भारत में, कितना नहीं है, ये सब आंकड़े जो निर्धारित करते हैं ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं NSSO। कौन करते हैं? NSSO ही बता सकता है कि भारत में कितना बेरोजगार है और कितना रोजगार है, मतलब पास, किसके पास कितना रोजगार है और कितने पास रोजगार नहीं है। ठीक है, ये बेरोजगारी के जो आकलन करने का अधिकार है और जो करते हैं ये करते हैं NSSO। ओके, अब इसका देखिए, इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो फुल फॉर्म क्या बताना है आपको? तो N का अर्थ हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NSSO का पूरा नाम क्या हो गया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यह जो है NSSO का फुल फॉर्म हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, कृषि में मूलतः
कृषि में जो है, कृषि मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि अर्थ के क्षेत्र में, कृषि में किस प्रकार की प्रधानता जो है बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा, अदृश्य, अदृश्य बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा। किसमें? तो कृषि क्षेत्र में, कृषि में। ओके, किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप, कृषि में जो है बेरोजगारी का स्वरूप पूछ रहा है, स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है कैसा? तो संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, तीनों देखने को मिलेगा आपको। किसमें? तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप में। ओके, तीनों बेरोजगारी देखने को मिलेगा, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको कैसी बेरोजगारी देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो है आपको मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि, जैसे समझिए, लगन चलेगा, लगन समझते हैं ना, शादी ब्याह, जब लगन चलता होगा तो डीजे उजे जो बजाते होंगे उसको देखते होंगे, पूरा एकदम कमा रहा होगा, पंडित जी पूरा पैसा छाप रहा होगा। मेला उला लगता होगा तो मेला में जितने भी लोग दुकान उकान लगाते होंगे तो पूरा पैसा छापता होगा। तो मौसम होता है ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब तो मौसम के हिसाब से आते हैं ना। मौसम आया तो रोजगार मिल जाएगा, मौसम नहीं आया तो चुपचाप बैठा है, मक्खी मार रहा है, ये कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बेरोजगारी दूर होगा। तो ये सब मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, भारत में अभी वर्तमान की बात बोल रहे हैं, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान भारत में कैसा बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। भारत में वर्तमान में कैसा बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा? तो शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलेगा। शिक्षा है पर रोजगार नहीं है। ओके, शिक्षित है लोग पर रोजगार नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है? तो वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, भारत की राष्ट्रीय आय का, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? किस क्षेत्र से ज़्यादा सेवा क्षेत्र, किस क्षेत्र से ज़्यादा इनकम आते हैं? ओके, तो वह सेवा क्षेत्र से आते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सुई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। ये सब तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, भारत का संवैधानिक विकास, अब हम देखने वाले हैं थोड़ा सा पॉलिटी में। ओके, भारत का संवैधानिक विकास समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब ये आया था तो इसके अंतर्गत कौन कौन से काम हुए थे वो देखिएगा। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट बोलेगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था कोलकाता में? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया कब गया था इसलिए जब पूछेगा आपसे तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, 1813 चार्टर एक्ट जब आए थे तो इसमें कौन से काम हुए थे समझिएगा। 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारत में EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति और 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च किया गया था। ठीक है, पहला काम क्या हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार जो है वह समाप्त कर दिया गया था
और 1713 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, ठीक है, 1713 चार्टर एक्ट, 1713 चार्टर एक्ट के तहत ही शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे 1813, देखिए 1813 देख ली, 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत इस पे क्या काम हुए थे वो देखिएगा, समझिएगा। 1813 देखिए 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो है यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत बनाए गए थे, तो क्या बोलेंगे? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे और समझिएगा, और जो है भारतीयों को पहली बार कंपनी में नौकरी पाने का अवसर दिया गया था। भारत में पहली बार भारतीयों को नौकरी पाने का अवसर जो दिया गया था, ये किस चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रतियोगिता समझ रहे हैं, जिसका अभी हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो कब से प्रारंभ हो गया? डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जो है 1853 में तो डलहौजी होंगे। तो परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत हुए थे, ये किस चार्टर एक्ट के तहत ये प्रारंभ हो गया? तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत ये जो है खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। 1858 का चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट समझिएगा। देखिए, इसमें जो है EIC मतलब कि 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन हो रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था 1858 चार्टर एक्ट के तहत। और सीधा जो है, सीधा भारत का जो शासन होगा अब सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था, ठीक है, कंपनी पे, तो वो छीन लिया गया। और 1858 चार्टर एक्ट के तहत जो है अब जो है भारत का शासन कमान किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ओके, 1858 चार्टर एक्ट के तहत कोई दिक्कत नहीं है। और भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। ओके, भारत का वायसराय बना दिया किसको? तो लॉर्ड कैनिंग को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत किसको बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो भी यही मारिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं 1919 का चार्टर एक्ट। 1919 का चार्टर एक्ट जब आए थे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या क्या काम हुए थे। देखिएगा, इसमें जो है जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। समझिएगा ध्यान से, 1909 का जब चार्टर एक्ट आए थे, 1909 का जब चार्टर एक्ट आए थे, तो इसमें जो जाति वर्गों के हितों के आधार पर जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1909 के चार्टर एक्ट के तहत। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा समझ में आ गया होगा। और समझिएगा, 1909 चार्टर एक्ट के तहत ही पहली बार संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय मिलता था। ओके, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 1909 के चार्टर एक्ट के तहत ही पहली बार संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय मिलता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, 1909 का भारत सरकार कानून
देखिए 1909 नहीं, 1919 कर लीजिए यहाँ पर, 1909 तो देखिए कि 1919 करिएगा, ध्यान समझिएगा। 1919 का भारत सरकार कानून अधिनियम, जिसे बोलते हैं मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड, इसमें क्या हुआ था समझिएगा। इसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस चार्टर एक्ट या फिर किस अधिनियम के तहत हुआ? तो क्या बोलेंगे 1919 का मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड के तहत हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1930 समझिएगा, 1930 में क्या बोला गया? 1930 में बोला गया है कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो पेश किया गया था 1930 में ही किया गया था, और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन के समाप्त कर दिया गया था। प्रांत में जो द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था 1919 में, लेकिन समाप्त जो किया गया 1930 में समाप्त कर दिया गया था द्वैत शासन, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रांत में स्वायत्तता दी गई थी। प्रांत में क्या दिया गया था? स्वायत्त दिया गया था, स्वायत्तता दिया गया था। ओके, किसके तहत? 1930 चार्टर एक्ट के तहत। ओके, आप समझिएगा। इसमें जो है भारत जो है बर्मा से अलग हो गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत जो है बर्मा से अलग कब हुआ? तो 1930 साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर ये अलग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे। ओके, अब देखिएगा 1935 का देखते हैं। 1935 का भारत सरकार कानून अधिनियम, 1935 का भारत सरकार कानून अधिनियम, समझिएगा इसमें क्या हुआ था। इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्त संबंधी जो है संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता संबंधी संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस वर्ष किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है केंद्र स्तर पर जो है द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। केंद्र स्तर पर क्या किया गया था? द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी 1935 कानून अधिनियम के तहत। फिर से देख लेते हैं 1935 कानून अधिनियम के तहत क्या किया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्त संघीय न्यायपालिका की स्थापना किया गया था और केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए 1945 का बेबेल योजना, 1945 का बेबेल योजना क्या कहता है समझिएगा। इसमें जो है वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया था। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था। किस योजना के तहत? 1945 का बेबेल योजना के तहत, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे। और भारत की सुरक्षा का दायित्व जो दिया गया था, किसको दिया गया था? तो वायसराय को दिया गया था, ठीक है, वायसराय को दिया गया था। अब देखिएगा 1946 का कैबिनेट मिशन, इसमें क्या हुआ था? भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की गई थी। भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की गई थी। ओके, कैबिनेट मिशन जब आया था तो इसमें 3 गो सदस्य भी थे। 3 गो सदस्य कौन कौन थे? अंग्रेज तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा, काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब हम क्या देखने वाले हैं? प्रमुख उपकरण अब हम देखने वाले हैं, समझिएगा। बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापते हैं। ओके, स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की गति। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे ईयरफोन टाइप कराता है, ऐसे ऐसे चेक करता है, ठीक है। तो वो जो रहते हैं वो स्टेथोस्कोप रहते हैं, जो डॉक्टर लोग के पास रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? हृदय और फेफड़ों की गति सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्डियोग्राम का इस्तेमाल क्या होता है? तो हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम का उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? द्रव की अपेक्षित घनत्व नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। घनत्व बोल दिया तो हाइड्रोमीटर, ठीक है, लेकिन आप द्रव का अपेक्षित द्रव बोल दिया, अब देखिए द्रव का अपेक्षित घनत्व बोल दिया तो हाइड्रोमीटर मारिएगा, लेकिन द्रव का अपेक्षित आर्द्रता बोल दिया तब हाइग्रो मारिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो पौधे की जड़ों की दाब में वृद्धि। ओके, मतलब
पौधे की जड़ों की दाब की माप के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पौधे की जड़ों की दाब की माप नापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखिए रेंगेज। रेंगेज का इस्तेमाल किसमें करते हैं? तो रेंगेज का इस्तेमाल करते हैं वर्षा की माप के लिए, वर्षा मापने के लिए रेंगेज का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किसमें करते हैं? रिएक्टर स्केल का तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? दूध की शुद्धता नापने के लिए, दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फैदोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? फैदोमीटर का तो समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनेमोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? तो हवा की शक्ति और गति नापने के लिए, हवा की शक्ति और गति नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एनेमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किसमें करते हैं? तो भूकंप मापी यंत्र है ये, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सेक्सटेंस का इस्तेमाल किसमें करते हैं? दो वस्तुओं की कोणीय दूरी, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी, ठीक है, ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेक्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? विद्युत धारा की माप के लिए हम लोग अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत धारा की माप के लिए हम लोग अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा टॉपिक देखिए समझाने वाला टॉपिक नहीं था, जो हम रुक रुक के धीरे धीरे बच्चा तरह समझाएंगे, ऐसा टॉपिक तो था ना। ये सब तो रट्टा मार है। फैदोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? समुद्र की गहराई में। ओके, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता नापने में। ये सब जो है क्या है? रट्टा मार है, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको सिर्फ कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको ही याद करना पड़ेगा ये सब चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं किसमें? तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापने में ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैस्कोग्राफ का इस्तेमाल किसमें करते हैं? तो पौधों की वृद्धि मापने में, पौधों की वृद्धि मापने में कैस्कोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।